तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जान लिया था कि जो ध्वनि को मिलकर अक्षर का निर्माण होता है और अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर और भी जैसे पद क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। तो दोस्तों शब्द के बारे में तो हम लोगों ने कल जान ही लिया था कि अक्षरों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं, जैसे कि घर, लड़का, निश्चय, देश आदि। लेकिन दोस्तों सार्थक मेल का पता है आपको मतलब क्या होता है? जैसे ये अगर घ और रा को अगर मिल के बना घ और रा, अगर मैं रा और घा अगर लिख दूं तो ये दोस्तों निरार्थक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सार्थक मेल से नहीं बन रहा है। इसीलिए इसको सही तरीके से जुड़ा रहना भी बहुत ही ज़रूरी से लिखा गया कि अक्षरों के सार्थक मेल को ही हम लोग शब्द कहते हैं, जैसे कि घर, लड़का, निश्चय, देश आदि। भाषा में केवल सार्थक शब्दों पर विचार किया जाता है, ना कि निरर्थक, यानी कि इस घर वाले शब्द पर विचार किया जाएगा, ना कि ये रघ वाले शब्द पर। ठीक है, आप समझ गए। तो चलिए अब जानते हैं कि पद क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूँ राम काम कर रहा, राम काम कर रहा, ठीक है, यहाँ पर मेरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखिए वाक्यों में प्रयोग होने वाले शब्दों को ही हम लोग पद कहते हैं, यानी कि ये जो राम है ये भी एक पद है, काम भी एक पद है, कर भी एक पद है और रहा भी एक पद है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसे वाक्यों में प्रयोग होने वाले शब्दों को हम लोगों ने पद कह दिया। चलिए आइए इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहला एक शब्द लिया, दूसरा लिया और तीसरा लिया, पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक वाणी मीठी बोलो, तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस क्या बना दिया, मीठी वाणी बोलो, ठीक है, ये सेंटेंस मैंने बना दिया। इसमें दोस्तों तीन पद मिल करके ये सेंटेंस का निर्माण हो गया है। तो इसमें जो है एक तो दोस्तों मीठी, तो दोस्तों ये विशेषण पद हो गया, ठीक है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि विशेषण क्या होता है। उसी तरीके से वाणी, ये बोली जाने वाली चीज़, तो ये संज्ञा पद हो गया। उसी तरीके से बोलो, यानी कि यहाँ पर काम करने के लिए क्या जा रहा है, यानी कि ये क्रियापद हो गया, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी भाषा के अंतर्गत बहुत सारे यहाँ पर हम लोगों के शब्द मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उनको यहाँ पर 5 बेसिस पे यहाँ पर बांटा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यह है स्रोतों के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, शब्द शक्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, यानी कि विकारी या अविकारी, जिसको बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे घोड़ा को घोड़ी मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये जो तथा जो वर्ड है इसको क्या मैं बदल सकता हूँ? नहीं, तो ये अविकारी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे घोड़ा लिख दूँ तो इसको मैं यहाँ पर लिंग चेंज करके इसको घोड़ी को घोड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया विकारी और ये हो गया अविकारी। तो यहाँ पर इस वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जैसे स्रोतों के आधार पर। दोस्तों स्रोतों के आधार पर यानी कि तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया, यानी कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि एकदम प्योर संस्कृत से लिए गए हैं और उसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड करके भी हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे शब्दों को। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मतलब देशज हैं और विदेशज हैं, यानी कि बहुत सारे विदेशी शब्दों को भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रेन का इंजन, ये दोस्तों अंग्रेजी भाषा का है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्रोतों के आधार पर इनके 4 जो प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव और उसके बाद देशज और विदेशज के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर स्रोतों के आधार पर, ठीक है। स्रोतों के आधार पर जो शब्द है कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पहला हो गया तत्सम, तद्भव, दूसरा देशज और चौथा विदेशज। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तत्सम हम लोग किसे कहते हैं। तो हिंदी में चलिए संस्कृत शब्दों को ही हम लोग तत्सम कहते हैं। दोस्तों हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से, ठीक है, लिए गए हैं। तो उनमें जैसे हम लोग कह देते हैं अग्नि, ठीक है, ये जो अग्नि है ये दोस्तों संस्कृत भाषा। उसी तरीके से हम लोग आम को आम्र कहते हैं संस्कृत में, काम को कर्म कहते हैं, चोंच को चंचू कहते हैं और बात को वार्ता कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ पर वर्ड है ये ओरिजिनल है, तत्सम है, ठीक है। इसी को विकृत किया गया, ठीक है, यानी कि ये सब जितने भी तत्सम शब्द हैं ये सब विकारी, यानी कि उनको चेंज भी किया जा सकता है। जैसे ये हो गया तद्भव दूसरा, ठीक है, तद्भव के बारे में बात कर रहा हूँ। तो संस्कृत शब्द के विकृत रूप को, यानी कि इसको विकार किया जा सकता है, विकारी ये सब है, तो इसको विकृत रूप को ही हम लोग तद्भव कहते हैं, यानी कि मॉडिफाइड है। जैसे कि अग्नि को यहाँ पर दोस्तों आग कह दिया गया, आम्र को आम कह दिया गया, कर्म को काम, चंचू को चोंच, वार्तालाप जैसे हम लोग बातचीत होती है तो यहाँ पर बात हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कैसे यहाँ पर डिफरेंट इन दोनों में हो जाती है, ठीक है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूँ, ये तत्सम और तद्भव का, ठीक है, ये ओरिजिनल है और ये मॉडिफाइड है। जैसे कि दशम का वर्ड तो आपने सुना होगा शब्द, उसको हम लोग 10 कहते हैं, ठीक है। जैसे चक्र, चक्र को चक्का कह देते हैं। उसी तरीके से दूध को हम लोग दुग्ध कहते हैं, ठीक है। तो दुग्ध को यहाँ पर दूध में कन्वर्ट कर दिया गया। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं देशज और विदेशज को भी।
तो चलिए स्रोतों के आधार पर तीसरे और चौथे यानी कि देशज और विदेशज के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों देशज आखिर शब्द होते क्या हैं? तो हिंदी में चली देशी बोलियों को हम लोग देशज कहते हैं, यानी कि ऐसी बोलियां जिसको अगर मैं बाहर में अगर जाके कहूँगा किसी इंडिया के बाहर, तो हो सकता है वो लोग मेरी बात को ना समझ सके। जैसे कि मैं कह दूंगा रेस्टोरेंट में जाके कि भाई मुझे 1 प्लेट खिचड़ी दो, मैं बोल दूंगा कि ठीक है मुझे इस झोपड़ी में रहना, तो कोई नहीं समझेगा। मैं कह दूंगा कि मुझे ये पिल्ला बहुत पसंद है, कोई नहीं समझेगा। उसी तरीके से मैं अगर घरौंदा, ये जो खास करके देहाती क्षेत्र में कहे जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कहे जाते हैं, उसी तरीके से जैसे ये लास्ट पोजीशन है इसको हम लोग फुनगी कह देते हैं, ठीक है। यानी कि कोड़ ओड़ जो भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए धागा लिया जाए उसका जो ओड़ होता है उसको हम लोग सुई में पिरोते हैं, उसी को फुनगी कह देते हैं यहाँ पर। उसी तरीके से पानी, तो ये सब जितने सारे भी वर्ड है, जैसे कि लोटा जो पानी रखने के लिए एक पात्र होता है, बर्तन होता है, ठीक है, इसको हम लोग लोटा कह देते हैं। लेकिन अगर इसको मैं जाकर अगर इंडिया के बाहर अगर इसको कहूँगा तो हो सकता है कि मेरी बात को कोई ना समझ सके। तो चलिए अब जानते हैं विदेशज। तो दोस्तों देशज तो आप समझ गए, विदेशज भी यहाँ पर काफ़ी आसान सा है, मतलब कि इसका थोड़ा उल्टा है। यानी कि हिंदी में चलित विदेशी भाषाओं के शब्दों को विदेशज कहते हैं। यानी कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन वो प्योर हिंदी नहीं है। यानी कि वो दोस्तों अरब से भी आया है कुछ शब्द, कुछ फारसी से भी आया है, कुछ इंग्लैंड यानी कि अंग्रेज़ या और तुर्किस्तान या कि तुर्की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पुर्तगाल से भी कुछ लैंग्वेज यानी कि शब्द यहाँ पर लिए गए हैं। जैसे कि अरबी में हम लोग कह देते हैं दर्पण, दर्पण ये जो है ये हिंदी संस्कृत जो भी हो, लेकिन यहाँ पर हम कभी कभी आईना जो वर्ड का यूज़ करते हैं, शब्द का यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर अरबी से लिया गया है। उसी तरीके से कहता हूँ भाई मैं कसम खाता हूँ अपनी कि मैं तुमको ये चीज़ दे दूंगा, ये जो कसम ये जो वर्ड है ये भी यहाँ पर अरबी से लिया गया। उसी तरीके से खबर ये भी अरबी से लिया गया। तो यहाँ पर जितने भी 4 शब्द हैं ये यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं अरबी शब्द के, यानी कि विदेशज अरबी शब्द के। उसी तरीके से फारसी, जैसे आदमी ये जो शब्द है ये भी फारसी से लिया गया है। उसी तरीके गुब्बारा ये जो शब्द है इसी तरह फारसी लैंग्वेज से लिया गया है। जादू हो गया, परी हो गया आदि, ठीक है। उसी तरीके से अंग्रेजी, जैसे हम लोग किसी चीज़ को और मापने में अगर किसी यूनिट का यूज़ करते हैं, इकाई का यूज़ करते हैं, तो वो होता है इंच, ठीक है। तो इंच नापते हैं, तो आपने कभी सोचा होगा कि इंच तो हिंदी वर्ड है नहीं इंग्लिश है, और इंच को इंग्लिश में भी इंच ही कहते हैं और हिंदी में भी इंच कहते हैं। उसी तरीके से रेल का जो इंजन होता है उसको भी हम लोग यहाँ पर हिंदी में भी इंजन कहते हैं और इंग्लिश में भी इंजन कहते हैं। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर CA अवार्ड लिख दूँ तो ये हो जाएगा कार, लेकिन अगर मैं हिंदी में भी इसको लिखूँ तो ये कार ही होता है, चूँकि ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया। उसी तरीके से ट्रेन हो गया, फोटो हो गया, फोटो को इंग्लिश में भी लिखूँगा तो फोटो ही लिखूँगा, हिंदी में भी फोटो ही लिखूँगा। उसी तरीके से तुर्की से कुछ लिया गया, स्त्री, गमला, चाबी, तौलिया आदि। स्त्री यानी कि जो हॉट आयरन होता है, ड्राई आयरन, कपड़े को सुखाने के लिए भी होता है और कपड़े को प्रेस करने के लिए भी होता है। उसी तरीके से पुर्तगाल से भी कुछ लैंग्वेज को शब्द को लिए गए, जैसे कि कुर्ता, कैंची, तोप, बंदूक आदि। ये सब जितने भी वर्ड हैं ये सब सारे विदेशज हैं। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ पर दूसरे यहाँ पर टाइप्स को हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग जान लेते हैं शब्दों के प्रकार यहाँ पर अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर यहाँ पर शब्दों के यहाँ पर 4 प्रकार है, ठीक है। पहला है समानार्थक, दूसरा एकार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा और ये तीसरा, इन दोनों में काफ़ी सारी रिश्तेदारी है, यानी कि रिलेशनशिप है, क्योंकि ये एक अर्थ है, ये अनेकार्थ है। ये सिर्फ एक अर्थ देने वाला है और ये काफ़ी सारा अर्थ देने वाला है, ठीक है। यानी कि इसका जो अनेकार्थक शब्द होगा उसका काफ़ी सारा मतलब होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लें कि आखिरकार समानार्थक शब्द क्या होता है। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है समान प्लस अर्थक, यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थक, जिसे हम लोग पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया दिन, तो दिन को वार भी कहते हैं, दिवस भी कहते हैं, दीवा भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिन है लेकिन इसके 3 यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हैं और सब का मतलब सेम है। उसी तरीके से सुंदर, ठीक है। तो सुंदर ये जो वर्ड है उसको हम लोग अभिराम, मनोरम, चारु, यहाँ पर ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। जैसा कि क्वेश्चन आता भी है एग्जामिनेशन में कि सुंदर वर्ड का 2 पर्यायवाची शब्द लिखें, 3 पर्यायवाची शब्द लिखें, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, याद करेंगे और उसको हम लोग लिखेंगे अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसी तरीके से चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा, यानी कि एकार्थक। यहाँ पे जो सिर्फ है ऐसे शब्द जो सिर्फ एक अर्थ देंगे। चलिए परिभाषा को पढ़ लेते हैं। केवल एक अर्थ देने वाले शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने एक शब्द यहाँ पर ले लिया, क्या, एक स्वागत,
मित्र, सूर्य आदि। यहाँ पर ये सिर्फ एक अर्थ दे रहा है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी शब्द हैं जो एक से ज़्यादा अर्थ देते हैं। जैसा कि आपको नीचे में इन दोनों के बीच, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी रिश्तेदारी है, तो यहाँ पर क्या रिश्तेदारी है आपको अभी देखने को मिलेगा। ये अनेकार्थक है, यानी कि एक से ज़्यादा ये अर्थ देगा, नाम से ही इसका पता चल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं एक से अधिक शब्द, एक से अधिक अर्थ देने वाले, सॉरी मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया, इसको मैं यहाँ पर अर्थ कर देता हूँ। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर शब्द ले लिया हार, ठीक है, तो आखिर कौन सा हार, ये तो जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं होगा हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सी हार की बात की जा रही है। जैसे अगर मैं कह दूं कि मैंने हार पहनी है, तो पहनने वाला हार क्या होता है, यानी कि मैं माला की बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से एक हार होता है पराजय, ठीक है, यानी कि हार जाना। उसी तरीके से एक होता है माला, हार वाला माला। उसी तरीके से एक हार होता है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जामिनेशन में हार गया, यानी कि मैं असफल हो गया, मैंने अपने परीक्षा में अच्छी सी मेहनत नहीं की होगी, इसलिए मैं असफलता हासिल किया हूँ, ठीक है, सफलता मुझे हासिल नहीं हुई। उसी तरीके से होता है पक्ष, पक्ष ये होता है ना, अरे यार तू तो यार बस उसी का पक्ष लेता है, यानी कि पक्ष का मतलब होता है तरफ, तरफदारी करना, पक्ष लेना, ठीक है, तो पक्ष का मतलब होता है तरफ। और एक हिंदुइज्म में दोस्तों एक कुछ 15 दिनों का, कुछ जैसे 30 दिनों को हम लोग कैसे एक बार में एक महीने, 7 दिनों को हम लोग क्या कह देते हैं, सप्ताह कह देते हैं। उसी तरीके को 15 दिनों को हम लोग पक्ष कहते हैं, 15 दिनों को समूह को। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों देख लें विपरीतार्थक शब्द। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, विपरीत का मतलब होता है उल्टा और अर्थक मतलब अर्थ देने वाला। तो उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि इसके अगर एग्जांपल की बात करूं तो बच्चा बता देगा कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर अगर लिख दूं बड़ा, ठीक है, उसी तरीके से बड़ा का क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि उल्टा तो अर्थ देना है। उसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख दूँ सजीव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम लोग यहाँ पर क्या कह देते हैं, विपरीतार्थक शब्द कह देते हैं। अब दोस्तों हम लोग जो रचना के आधार पर और उसके बाद फिर हम लोग शब्द शक्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर जो शब्दों के प्रकार हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस वाले पार्ट को भी जाकर रीड करें। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ पार्ट 2 में।